के द्वारा स्पॉन्सर्ड ऑनलाइन प्री पीएचडी कोर्स की नोडल कम प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लोहाघाट प्रोफेसर संगीता गुप्ता, कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भथरोज खान की प्राचार्य मैडम श्रीवास्तव और बहुत ही यंग डायनेमिक वाइब्रेंट और प्रोफेशनल सेमिनारियन शैलेंद्र कुमार सिंह जी जो कि इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स फिलोसफर्स एंड गाइड्स हु आर कनेक्टेड टू मी थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। आप सबों का फिर से मैं अभिवादन करता हूं और एक बात प्रारंभ में ही कह दूं कि बहुत ही आप एनलाइटेंड ऑडियंस हैं, बहुत ही डायनेमिक हैं और बहुत ही स्कॉलरली है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे आपके बीच का जो इंटरेक्शन हो वो टू वे हो, वो मोनो डायलॉग के रूप में ना हो और वक्ता उसमें डिक्टेटोरियल वॉइस के रूप में ना हो और श्रोता जो है सो कैप्टिव ऑडियंस के रूप में ना हो। तो हम लोग के बीच में एक बहुत ही एक लाइवली हो और लगे कि हम दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट को व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि अपने डेलिब्रेशंस के बाद जो वार्तालाप हमारी होगी उसका करीब 15-20 मिनट का जो लास्ट जो मोमेंट्स बचेगा उसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अपने व्यूज, अपनी फीलिंग्स, अपने कॉम्प्लीमेंट्स या अपने डिसएग्रीमेंट्स को एक्सप्रेस करेंगे, जो कि लगता है कि एकेडमिक्स का जो एक जो है सो एक कोर डिसिप्लिन जो है सो एक कोर जो नॉर्मेटिव है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो डोमेन है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, वास्ट, इनलार्ज्ड और साथ ही साथ बहुत ही एकोमोडेटिव भी है और मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। और हम इसकी शुरुआत रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपके हम लगता है कि पूरे कोर्स का एक जो थीम और जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रलिटी है, उसको थोड़ा सा हम डिफाइन करना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा हम एक टेंटेटिव रूप से एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या मीनिंग, क्या कॉन्टेक्स्ट और इसका क्या इम्प्लीकेशंस है। तो इसकी शुरुआत एक हम बहुत ही प्रोवोकिंग स्टेटमेंट से कर रहे हैं। वो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट जिसको कि हिंदी में कहते हैं विचारोत्तेजक संदर्भ या विचारोत्तेजक उद्धरण, वह है कि नो रिसर्च इज बेटर देन बैड रिसर्च, नो रिसर्च इज मच बेटर देन बैड रिसर्च। ये स्टेटमेंट है जयंत विष्णु नार्लिकर का। जयंत विष्णु नार्लिकर इंडिया के लीडिंग फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट और बहुत बड़े एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर थे जो हमारे बीच में नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, बाद में कैम्ब्रिज गए और इंडिया में एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूशंस का जो एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट किया एकेडमिकली तो जयंत विष्णु नार्लिकर ने। 2005 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन अरुण निगवेकर ने एक पुस्तक, एक आइडिया आया उनके दिमाग में, ये आइडिया आया कि हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च हो रहे हैं, जो रिसर्च का प्रोडक्शन हो रहा है या जो लेख प्रकाशित हो रहे हैं जर्नल्स में, तो उसकी क्वालिटी का एक जो है सो एक ब्रॉड एनालिसिस होना चाहिए। आखिर किस स्तर का रिसर्च इंडिया में ऑनगोइंग है, क्योंकि आज के दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया में आजादी की का जो एक जो है सो आंदोलन चला और पूरी दुनिया में एक मुक्ति का आंदोलन चला और हम सभी लोग अपने अपने औपनिवेशिक सत्ता की गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन एक सेकेंड लेवल ऑफ स्लेवरी जिसको कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं खास करके अंडर डेवलप्ड कंट्री, वह है नॉलेज एम्पायर। वो ज्ञान के साम्राज्य का डोमेन इतना बढ़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पहले ब्रिटिश सिस्टम के स्लेव थे, अब हम नॉलेज स्लेव बन जाएं, अब हम ज्ञान के दास ना बने। इसी क्रम में सरकार से लेकर के पूरे सिस्टम ने रिसर्च को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एकेडमिक पैरामीटर के रूप में डिफाइन किया। तो 2005 में अरुण निगवेकर का एक कॉन्सेप्ट था कि साइंस और सोशल साइंसेस, मतलब साइंस मतलब कोर साइंस और सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज, दोनों में रिसर्च को हम इवेल्युएट करें, एसेस करें कि आखिर जो हमारा रिसर्च है,
जो हमारा जो वॉल्यूमिनस और कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है। तो साइंस में जो रिसर्च हो रहे थे उस पर एक ब्रॉड सर्वे जयंत विष्णु नार्लिकर ने किया, और सोशल साइंसेस में जो रिसर्च हो रहे थे उस पर एस परशुरामन ने किया। एस परशुरामन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के डायरेक्टर बाद में बने, मूल रूप से सोशियोलॉजिस्ट है, इनका क्रिमिनोलॉजी में काम है, और अभी हाल फिलहाल 2-3 साल पहले, या लगता है कि 1 साल के अंदर में, एमबी पीजी कॉलेज हल्द्वानी में जो नेक की जो पीयर टीम आई थी उसके मेंबर भी थे। तो इन दोनों ने जो कमेंट किया वो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग कमेंट था, बहुत ही डिस्करेजिंग था, या कहें कि बहुत ही रियलिस्टिक कमेंट था। नार्लिकर ने तो कह दिया कि नो रिसर्च इज बेटर देन बैड रिसर्च, यानी हम रिसर्च ना करें, ज्यादा बेहतर है कि अपेक्षाकृत कि हम कोई बैड रिसर्च करें। तो मुझे लगता है कि हम सभी जो कि एक कॉमन पाथवे में है, हम लोग सब फेलो ट्रेवलर हैं, एक ही इंस्टीट्यूशंस में या एक ही प्रकार की विधा में हम सभी लोग आगे पीछे से यात्री हैं, तो हम लोग कोई नहीं चाहेंगे कि बैड रिसर्च हो। और ये जो प्रिम्बल है, एक जो आइडियल्स था, ये एक बहुत ही इस पर डिबेट हुआ कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे पास रिसर्च कल्चर नहीं है। रिसर्च जो है सो हमारे, उसका क्या मीनिंग क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब दूसरी बात ये रही कि ये जो पुस्तक आई, उस पुस्तक का नाम था रिसर्च हैंडबुक टुवर्ड्स नर्चरिंग रिसर्च कल्चर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। इसको यूजीसी ने प्रकाशित किया और इसमें 5 लेख हैं। मैं समझता हूं कि जो भी आप लोग पीएचडी के एस्पिरेंट्स हैं उस लेख को जरूर पढ़ेंगे, और वो लेख मेरे पास उपलब्ध है, मैं सलीम जी को अवेलेबल करा दूंगा, उसको आप लोग यूज करेंगे। एक प्रकार का आपको गाइडलाइन मिलेगा इससे। अब दूसरी बात है कि एक टेंटेटिवली हम रिसर्च के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट इज आवर परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च। तो एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, तो आइंस्टीन बहुत ही लैकोनिक और बहुत ही कैप्सुलेटेड आंसर देते थे। तो आइंस्टीन ने कहा, इफ यू नो दैट व्हाट वी आर डूइंग या व्हाट आई एम डूइंग, देन इट इज नॉट ए रिसर्च। यदि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, तो ये रिसर्च नहीं है। एक उनका परसेप्शन था रिसर्च के बारे में कि रिसर्च मीन्स समथिंग न्यू which is not known to the public domain, which is not known to anyone else on this universe. Exploring completely new and innovative things is research. अब बात रही कि पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है। पर्पस ऑफ रिसर्च को हम हायर एजुकेशन से कैसे जोड़ते हैं। एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं जो कि समाजशास्त्र के जो होंगे एस्पिरेंट, उनको जानते होंगे, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने कहा कि हायर एजुकेशन का ब्रॉडली 3 बेसिक और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज या क्रिएशन ऑफ नॉलेज, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और तीसरा है ट्रांसमिशन ऑफ प्रोड्यूस्ड नॉलेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यानी रिसर्च यानी हायर एजुकेशन का जो 3 ब्रॉड पैराडाइम है, उसमें हम ज्ञान का सृजन या ज्ञान का उत्पादन करते हैं, फिर जो ज्ञान का जो हमको प्राप्त होता है उसका अनुप्रयोग करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं फॉर डूइंग समथिंग फ्रूटफुल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और तीसरा है ट्रांसमिशन ऑफ प्रोड्यूस्ड नॉलेज। तो ट्रांसमिशन ऑफ प्रोड्यूस्ड नॉलेज है वो मूल रूप से टीचिंग का पार्ट है। रिसर्च के अंतर्गत में क्रिएशन ऑफ नॉलेज या प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज तथा एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड नॉलेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये रिसर्च का पार्ट है। अब बात रही कि रिसर्च का ये तो एक फिलोसॉफिकल हुआ कि हम प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज करें, किस प्रकार के ज्ञान का प्रोडक्शन करें, कौन सा ज्ञान हम क्रिएट करें और किसको हम रिसर्च मानेंगे। तो कहा गया कि पहली बात तो ये कहा गया कि यदि एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम में हम कोई वैल्यू एडिशन करते हैं, देन इट इज रिसर्च। कोई स्थापित सत्य है, कोई स्थापित जो अभी तक हमको प्राप्त है ज्ञान, उसमें यदि हम कुछ ऐड करते हैं, समथिंग कंट्रीब्यूट दैट इज फंडामेंटल, दैट इज रिसर्च। लेकिन एक ही इसके साथ ही साथ यदि इसको हम डिकंस्ट्रक्ट करें
तो केवल हम उसमें योग ही नहीं करते हैं अपनी स्टडी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा अवेलेबल नॉलेज सिस्टम में, बल्कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज परसेप्शन है या एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम है, उसको यदि हम चैलेंज करते हैं, उसको यदि डिमोलिश करते हैं, उसको रैशनली या क्रिटिकली एनालाइज कर करके उससे डिफर करते हैं, देन इट इज ऑल्सो रिसर्च. If you give something new to the existing pattern of knowledge, it is research, as well as if we demolish some of the ideas which are already prevalent in the knowledge bit, it is also research. अगर हम एक नया चीज ऐड करते हैं, वो पॉजिटिव एग्रीमेंट हुआ. यदि हम डिसएग्री करते हैं, तो वह भी एक प्रकार का नॉलेज के डोमेन में एक वैल्यू एडिशन है. दूसरी बात है कि हम कोई न्यू थीम और न्यू एरिया को एक्सप्लोर करते हैं. साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है. इकोनॉमिक्स में हो रही है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, कैसे उसको ग्रास रूट से जोड़ा जाए. अब हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी की बात हो रही है. अभी तक का जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था, उसमें इतिहास का एक हम कन्वेंशनल पैटर्न में देखते थे. पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री. अब हिस्ट्री का पूरा परसेप्शन चेंज कर गया है, उस पर मैं बाद में आऊंगा. तीसरी बात है कि जब कोई हमको न्यू सोर्सेस या न्यू एविडेंस मिलता है किसी भी फील्ड से संबंधित में, चाहे वो डेटा कलेक्शन का हो, चाहे वो हिस्टोरिकल नॉलेज को इंप्रूव कर रहा हो, तो वह भी हमारे रिसर्च का एक जो है सो इनविटेबल पार्ट है. और चौथा है फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम. पहले से जो ज्ञान प्राप्त है उसको हम रीइंटरप्रेट करते हैं, उसको हम रिविजिट करते हैं, यानी उसमें भी हम एक प्रकार की हार्नेसिंग करते हैं. तो ये भी जो है सो रिसर्च के डोमेन में आता है. इस प्रकार रिसर्च को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि एडिशन ऑफ समथिंग न्यू इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम या डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्मर फैक्ट्स. तीसरा है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू सोर्सेस एविडेंस. और चौथा, जिसको लास्ट भी हम कह सकते हैं, कि वह है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट. रिविजिट हम करते हैं, उसको रीएनालाइज करते हैं. अब सबसे जो लास्ट पर्पस है जिसके लिए कि हम में से अधिकांश लोग इंटरेस्टेड हैं कि रिसर्च जो हम करते हैं टू स्कोर पीएचडी होल्डर्स के लिए, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए हम रिसर्च करते हैं. वो हमारे जॉब से, हमारे ज्वाइनिंग से, हमारे प्रमोशन से, हमारे कैश के अंदर जो हमारा जो कैरियर प्रमोशन होता है उससे जुड़ा हुआ है. तो रिसर्च का जो सबसे लास्ट जो आर्गुमेंट है, आइडियल कॉन्सेप्ट में कहिएगा, वो मेरा पीएचडी वाला है. कि पीएचडी करने का बेसिक पर्पस यह होता है कि हम रिसर्च करते हैं जिससे कि हमको डिग्री अवार्ड होती है, और दैट डिग्री पेज ए लॉट इन आवर प्रमोशन. अब थोड़ा सा यहां से एक बहुत ही हम इंटरेस्टिंग आपसे एक छोटी सी एक एनेक्डोट सुनाएंगे जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा. आप सभी लोग सीवी रमन का नाम सुने होंगे. एवरीवन, भारत के नोबेल लॉरिएट सबका नाम सुने होंगे सीवी रमन का. तो सीवी रमन, लॉरेंस ब्रेग और सत्येंद्र नाथ बोस, ये तीनों भारत के लीडिंग फिजिसिस्ट है. सीवी रमन तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है. और एशन बोस जो थे, जिनका कि आइंस्टीन के साथ बोस आइंस्टीन थ्योरी भी एक है, और लॉरेंस ब्रेग भी वाज द यंगेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ वर्ल्ड. ये तीनों व्यक्ति को 1950 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक स्पेशल कन्वोकेशन के द्वारा इन तीनों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया. ये बहुत लाइवली, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस और लॉरेंस ब्रेग, ये तीनों पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल थे, और सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर सब शामिल थे. तो सीवी रमन बहुत ही मजाकिया थे, बहुत ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त था, किसी को छोड़ते भी नहीं थे, बहुत हंसी मजाक करते थे. तो उन पर लंबी चौड़ी बातें कही गई, उनका फेलिसिटेशन किया गया, उनको ऑनर किया गया, और ऑनरेरी डिग्री दी गई पीएचडी की. तो सीवी रमन से कहा गया कि नाउ यू विल say something, some valuable statements, some valuable words for the professors who are gathered here to listen to you. तो सीवी रमन ने कहा कि friends, I feel some sort of nervousness before all of you. आप सभी लोगों को देखकर तो मुझे नर्वसनेस हो रहा है. और हंसे, बोले because apart from physics
there is one element of commonality among three. भौतिकी को छोड़ करके हम तीनों में एक और भी समानता है। हम तीनों भौतिकी के हैं, तीनों फिजिक्स के प्रोफेसर, तीनों फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। और इसके अतिरिक्त समानता क्या है? वी ऑल थ्री आर नॉन पीएचडी होल्डर्स। हम तीनों में से किसी को पीएचडी की डिग्री प्राप्त नहीं है, बट वी हैव डन समथिंग, सम रिसर्च व्हिच माइट बी नोन टू यू। क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ काम किया है हो सकता है आपको पता हो, लेकिन you all are PhD holders. I am not sure that what type of research you all have done. आपने किस प्रकार का रिसर्च किया है, आपके पास पीएचडी की डिग्री है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हमने तो पीएचडी नहीं की है। वी आर नॉट पीएचडी होल्डर्स, वी आर सिंपली ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो फॉर दैट। तो लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि आप लोगों का रिसर्च में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये बड़ा ही एक प्रकार का क्रिटिकल रिमार्क, इसको बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि सीवी रमन ने एकेडमिक्स पर इस प्रकार का प्रहार किया। और यह जो स्टोरी सुनाई गई उसका बेसिक पर्पस यह था कि सीवी रमन के एज में, उस एज ग्रुप में, और वह जो हमारा जो रिसर्च कल्चर था उसमें रिसर्च वाज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग और विथ गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ डिग्री लाइक पीएचडी और एटसेट्रा। यानी सीवी रमन का इशारा यह था कि यदि आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपका उस विषय में का जो एक नॉलेज का जो डोमेन है उसमें कोई सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिसको सभी लोग अवश्य जाने। Just for the namesake that we have done our PhD and people do not know that what is our substantial contribution to our field. खैर ये तो एक बहुत ही एक मैंने आइडियल पिक्चर बताई उन तीन महान लोगों के बारे में। अब थोड़ी सी बात, चूंकि आप लोगों में से अधिकांश लोग इतिहास के हैं कि सोशल साइंस के अलग अलग विषयों के हैं, थोड़ी मुझे जानकारी मिल पाएगी आप लोगों में से? जी, गुड इवनिंग सर, साइंस के। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोगों में से कितने लोग इतिहास के हैं या सोशियोलॉजी के हैं, किसी के मिक्स हैं? थोड़ी सी हमको जानकारी नहीं है आप लोगों के बैकग्राउंड के मिक्स हैं और इवन साइंस के ठीक है। ओह वेरी गुड। तो चलिए तब तो अच्छी बात है कि चलिए तब तो हम बिल्कुल लग रहा है कि ठीक है। अब क्या है कि मैं थोड़ी सी बात, चूंकि मैं इतिहास मेरा स्पेशलाइजेशन है, थोड़ी सी बात इतिहास पर भी लाऊंगा, लेकिन वह भी एक समानांतर चलेगा। वह सोशल साइंस और साइंस के साथ उसका एक कंटिन्यूअस डायलॉग चलता रहेगा। अब देखिए, हिस्ट्री के बारे में कॉमन परसेप्शन है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द पास्ट। बहुत सिंपल डिफिनेशन लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इतिहास का मतलब होता है अतीत। इसको हम लोग करेक्ट कर लें कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द पास्ट, इट इज ऑल अबाउट द रिटन थिंग्स अबाउट द पास्ट। ये पास्ट नहीं है, बल्कि पास्ट के बारे में जो चीज लिखा गया है वह इतिहास है। इतिहास वह नहीं जो कि हमारा अतीत था, बल्कि इतिहास वह है जो कि हमको रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। उसको हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास की शुरुआत भी कहते हैं कि जिस समय से व्यक्ति को स्क्रिप्ट की जानकारी हुई उसी समय से इतिहास का प्रारंभ हुआ। अदरवाइज पहले का जो फेज है वो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का फेज है। अब देखें हम कि हमने कह तो दिया एक लाइन में बहुत ही आसान से कि हिस्ट्री इज नैरेटिव अकाउंट ऑफ द पास्ट। अब हम देखें, पास्ट जब हम कहते हैं तो पास्ट का तीन वर्जन है। पास्ट कोई एक मोनोक्रोमिक, पास्ट कोई एक फाइनल यूनिवर्सल वर्जन नहीं है। पास्ट का तीन वर्जन है। एक वर्जन है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट, वास्तव में अतीत में क्या घटा, यह एक थीम है। दूसरा है कि व्हाट इज द हिस्टोरियंस कॉन्सेप्ट और द हिस्टोरियंस आर्गुमेंट और ओपिनियन अबाउट द पास्ट। इतिहासकारों का उस अतीत के बारे में क्या आर्गुमेंट है, उनका क्या ओपिनियन है। और तीसरा क्या है कि व्हाट इज द पीपल्स परसेप्शन अबाउट द पास्ट। सामान्य लोग जो कॉमन मैन हैं, जो लेमैन हैं, उनका किसी घटना के बारे में, किसी अतीत की घटना के बारे में, किसी अतीत की किसी फैक्ट के बारे में क्या उनका परसेप्शन है। अब हम देखें कि एक अतीत जो है सो उसका तीन वर्जन हो गया। एक्चुअलिटी ऑफ द इवेंट्स,
हिस्टोरियंस ओपिनियन ऑफ द नैरेटिव अकाउंट्स, और थर्ड हो गया पीपुल्स परसेप्शन। तो एकेडमिक वर्ल्ड में हिस्टोरियंस ओपिनियन को हम लोग तरजीह देते थे, उसी को हम प्रायोरिटाइज करते थे, और शेष अन्य वॉइस को हम मार्जिनलाइज करते थे। जर्मनी के एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हुए जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में थे, उनकी एक पुस्तक है हिस्टोरियंस क्राफ्ट। पुस्तक के लेखक का नाम है मार्क ब्लॉक। जो इतिहास के पीएचडी एस्पिरेंट्स होंगे इस किताब को जरूर पढ़ लिए होंगे, और नहीं तो जरूर पढ़ लेंगे यदि नहीं पढ़े तो। वो किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, इतिहासकार के शिल्प, ग्रंथ शिल्पी ने इसको प्रकाशित किया है। ये वर्ल्ड रिनाउंड पुस्तक है, बहुत छोटी किताब है, बहुत पतली किताब है, हिस्टोरियंस क्राफ्ट। उस हिस्टोरियंस क्राफ्ट में एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है कि दी लेमेन आर more aware than ever before that they are making and creating history। सामान्य जन, जिसको हम लेमन कहते हैं, जिसके बारे में हमारी धारणा है कि वो जो है तो बहुत ही कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वह दिनानुदिन इस बात को असर्ट कर रहा है कि वो इतिहास का निर्माता भी है, इतिहास का वह जो है सो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इतिहास का सब्जेक्ट है। यानी पीपुल्स परसेप्शन ऑफ द पास्ट जो है वह भी जो है सो हिस्ट्री का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के रूप में हमारे सम्मुख इमर्ज करता है। अब देखिए कि एक तो ये बात हुई कि हम जिसको पास्ट कहते हैं, तो पास्ट भी जो है सो वो सिंगुलर में न होकर के प्लूरल में है, उसकी प्लूरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है। यानी पास्ट भी एक मोनोक्रोमिक वर्जन में हमारे सम्मुख नहीं आ रहा है, उसका भी एक डाइवर्सिफाइड, एक पॉलीक्रोमिक, बहुरंगी उसका एक जो है सो पिक्चर इमर्ज करके आ रहा है। हम देखते हैं कि रिसर्च के क्रम में सब्जेक्ट का डोमेन का कितना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और आज के डेट में जो भी सोशल साइंसेस के जो भी हमारे एस्पिरेंट्स, हमारे फ्यूचर टीचर्स यहाँ पर हैं या जो प्रेजेंट टीचर्स हैं, उनको स्पष्ट बता दूं कि ये परसेप्शन बना लें कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन की जो बाउंड्री है वह आर्टिफिशियल बाउंड्री है। ये पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ये इकोनॉमिक्स है, ये हिंदी है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ये जो है सो एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है ये, और ये पोरस बाउंड्री है। एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ एक संवाद चल रहा है, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ एक इंटर रिलेशन है और एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है। और इसको हम प्रूफ करेंगे एक छोटा सा एग्जांपल देकर करके। आप लोगों को सबको जानकारी होगी, मैं केवल इस बात को पिन पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि इतिहास की विगत 10 साल में इतिहास की जो पुस्तक सबसे ज्यादा बिकी है, सबसे ज्यादा सभी भाषाओं में लगभग उसका अनुवाद हो चुका है, वह किताब का लेखक कोई इतिहासकार नहीं है बल्कि दुनिया का, जो कि अब नहीं है हमारे बीच में, दुनिया के सबसे बड़े लिविंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, जिनका की नाम आप सभी लोग जानते हैं, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने 3 पुस्तकें लिखी, और मैं समझता हूं कि साइंस के स्टूडेंट तो खैर पढ़े ही होंगे, और सोशल साइंस के टीचर्स को या छात्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए। वो 3 पुस्तक, पहली पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दूसरी पुस्तक का नाम है द ग्रैंड डिजाइन, और तीसरी पुस्तक का नाम है द थियरी ऑफ एवरीथिंग। अभी तक हम जो कन्वेंशनल जो हिस्टोरियंस थे, अभी तक राजा रानियों की कहानियां पढ़ रहे थे, अब समाज का पढ़ रहे थे, कल्चर का पढ़ रहे थे, मंदिरों का इतिहास पढ़ रहे थे, और युद्धों का इतिहास पढ़ रहे थे, कूटनीतिक संबंधों का इतिहास पढ़ रहे थे, विश्व इतिहास का पढ़ रहे थे। कभी सोचा नहीं था कि यूनिवर्स का इतिहास लिखा जाएगा, समय का इतिहास लिखा जाएगा। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की जो पहली पंक्ति स्टार्ट होती है वो एरिस्टोटल से शुरू होती है, एरिस्टोटल से शुरू होती है। एरिस्टोटल, जिसके बारे में कि आप उसको किसी भी ज्ञान के किसी पार्टिकुलर ब्रांच से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, वो सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, सारे लगता है सारे ज्ञान के सारे केंद्र पर वहीं से बिगिन करते हैं। और हम देखते हैं कि तीनों पुस्तक जो है सो एक हिस्टोरिकल नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है।
समय का इतिहास, यूनिवर्स का इतिहास, ग्रीन डिजाइन की बात कही गई है, पूरे उसमें क्या कहते हैं डार्विन के विकासवाद को एनालाइज किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाइवली रूप में की गई है। और हमारे ऐसे छात्र जिनको कि साइंस का कुछ भी बेसिक भी नॉलेज नहीं है, वह भी आसानी से इसको पढ़ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज के डेट में रिसर्च का मतलब कोई एक स्पेसिफाइड फील्ड नहीं है। अगर इतिहास की बात है या पॉलिटिकल साइंस की बात है, इकोनॉमिक्स की बात है, तो इतिहास केवल इतिहासकारों का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंटिस्ट का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है। इकोनॉमिक्स केवल इकोनॉमिक्स वाले का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है। अमर सेन का सभी आप नाम जानते हैं, खास करके जितने भी अर्थशास्त्र के होंगे। अब उनकी पुस्तक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। मैं समझता हूं कि कंटेम्पररी हिस्ट्री और कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी पर उससे अच्छी पुस्तक नहीं है। अमर सेन की ख्याति अर्थशास्त्र के रूप में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े पुरोधा के रूप में है, नोबेल लॉरिएट हैं। उनकी पुस्तक दी चॉइस ऑफ टेक्निक्स से लेकर के वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फेमिन्स, दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन उन्होंने दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन लिखा है, वो संपूर्ण रूप से भारतीय समाज और भारतीय इतिहास पर लिखी गई अच्छी सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक है। अब एक किताब अभी और भी आई है जिसको मैं समझता हूं कि साइंस के लोग भी पढ़े होंगे और आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज के हैं, सोशल साइंस के जरूर पढ़े होंगे। उस पुस्तक का नाम है युवाल, उसके लेखक का नाम है युवाल नोआ हरारी। पुस्तक का नाम है सैपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये ऑक्सफोर्ड से इनकी पीएचडी हुई और उसके बाद इजराइल के हिब्रू विश्वविद्यालय में हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि एंथ्रोपोलॉजी भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, इसमें जियोलॉजी की भी जानकारी है। यानी रिसर्च का जो एक्सपेंडिंग डोमेन है, जो कि सब्जेक्ट के आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को क्रैक करता है, डिमोलिश करता है और सारे विषयों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, सारे विषयों के जो मेथोडोलॉजी है उससे प्राप्त जो क्या कहते हैं, जो हमको जिसको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वह हमारे नैरेटिव्स को मजबूत कर रहा है। तो ये इन चारों पुस्तकों का उदाहरण मैंने यह इसलिए दिया कि इसमें से 3 पुस्तकों के लेखक तो मूल रूप से एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और चौथे वाले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस हैं। लेकिन यदि विज्ञान के एस्पिरेंट्स या विज्ञान के शिक्षक भी पढ़ेंगे सैपियंस हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, तो देखेंगे कि कितना लाजवाब, कितना लॉजिकल, कितना इंटरेस्टिंग, कितना एब्जॉर्बिंग वे में उन्होंने मानवता का इतिहास लिखा है। अभी तक हम लोग क्रांतियों के इतिहास में अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, 1942 की क्रांति जान रहे थे, लेकिन युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि मानवता, ह्यूमन काइंड की जो एक लॉन्ग हिस्ट्री है इवोल्यूशन से लेकर के आज तक में, उसमें केवल 3 ही क्रांतियां हुई है। पहली क्रांति का नाम है कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, दूसरे का नाम है एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन और तीसरे का नाम है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और आज की जो हम संचार क्रांति की बात करते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, वह कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति का ही ये बाय प्रोडक्ट है या उसका एक लॉजिकल कल्मिनेशन अलग अलग रूप में हमारे सामने इमर्ज कर रहा है। तो यह जो मेरा जो बेसिक जो प्रीमाइसिस था वह यह था कि जिस मेथोडोलॉजी की हम बात करते हैं कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट मेथोडोलॉजी होती है, इस मेथोडोलॉजी में आपस में एक समागम है, एक कन्फ्लुएंस है और ये कन्फ्लुएंस होने से हमारा जो नॉलेज का जो डोमेन है वो ज्यादा ही वर्सेटाइल, वो ज्यादा ही कह सकते हैं कि होलिस्टिक, ज्यादा ही एक टोटलिटी के फॉर्म में इमर्ज कर रहा है। चूंकि ज्ञान की जो हमने एक आर्टिफिशियल बाउंड्री रखी है वो एक सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए किया है। ज्ञान किसी नहीं है, जिसे कि एरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है या लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा जाता है कि वह कवि भी था, लेखक भी था, पत्रकार भी था, पेंटर भी था, इंजीनियर भी था, एस्ट्रोफिजिक्स भी था। क्यों रेनेसांस मैंस को वर्सेटाइल इसलिए कहा गया कि वो लोग नॉलेज को सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के आर्टिफिशियल कंपार्टमेंटलाइजेशन में विश्वास नहीं करते थे। तो जो रिसर्च का जो उनका जो दायरा था, जो डोमेन था, वो ज्यादा बिगर था, ज्यादा ही एकोमोडेटिव था, क्योंकि उनके पास एक कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन की एक पार्टिकुलर उनके पास कोई एपरेटस और टूल्स और मेथोडोलॉजी नहीं थी जिसके द्वारा कि वो अपने आप को ग्रोन अप करते थे।
अब इतिहास के जो छात्र हैं उनके साथ, या मैं समझता हूं कि पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिक ये होता है कि जल्दी से प्री पीएचडी कोर्स खत्म होते होते हमको एक टॉपिक मिल जाए, और टॉपिक मिल जाए और उसके सिनॉप्सिस तैयार हो जाए और हम सीधे अपना प्रिपरेशन शुरू करें और उसको हम जल्दी से इसको लिख करके फाइनल कर करके उसको रखें। तो यह एक बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के रूप में हम जितने भी शिक्षक भी हैं, चाहे जितने भी ज्ञानवान हो, ऊर्जावान हो, ये मान लें कि रिसर्च इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज ए प्रोसेस। आप कितना भी बेहतरीन रिसर्च करेंगे, आप कितना भी प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटा पर रिसर्च करेंगे, कितना भी आपका रिसर्च क्यों नहीं क्वालिटेटिव हो, लेकिन ध्यान दीजिए कि दैट इज नॉट द फाइनल स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न। रिसर्च हमेशा एक प्रोसेस के रूप में है, ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि पीएचडी को एक प्रोडक्ट के रूप में मान लेते हैं और कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, ये मेरा थीसिस है, ये एक्सेप्ट हो गया, अवार्ड हो गया, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जेएनयू के एक प्रोफेसर सीपी भामरी, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बहुत पॉलिटिकल थेरिस्ट थे, तो उनसे मेरा कुछ अपना पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। तो मैंने कहा कि सर आपने पीएचडी किस चीज पर की थी? तो उन्होंने कहा कि मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर। हम कहे सर हाँ, आपकी किताब बहुत फेमस हुई, बहुत लोग उसको जानते हैं। बोले नहीं, जब मैंने पीएचडी की थी और आज 40 वर्ष के बाद मुझे मन करता है कि अपनी जो पीएचडी जो मैंने की थी उसको मैं डस्टबिन में डाल डालूं। मुझे लगता है कि मैं कितना इग्नोरेंट था उस समय कि मैं ऐसी ऐसी बातें लिख दिया। तो मैंने कहा ऐसी बातें क्यों? बोले कि ऐसा है कि नॉलेज का डोमेन इतना एक्सपेंड करता है, वह कहीं पर फाइनलिटी के टर्म में नहीं होता है। नई चीजें आती है, पुरानी चीजों को रिवाइज करती है, कहीं कहीं उसको इरेज कर देती है, कहीं डिलीट कर देती है, और कहीं कहीं पुरानी चीजें अपना रेलिवेंस खो देती है। एक रिसर्चर को कंटिन्यूअसली अपने आप को रिवाइज, रिविजिट और अपने प्रीमाइसेस में जो भी उसका विचार है, जो भी उसका अपना आर्गुमेंट है, उसको चेंज करने के लिए, उसको एग्री और डिसएग्रीमेंट के बीच का जो उसका द्वैध और द्वंद्व है उससे मुक्त होकर के उसको हमेशा अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा। अपने आप को हमेशा उसको उस दौर में एक प्रकार के कह सकते हैं कि हमेशा वो टर्मोइल में रहेगा, जो कहते हैं आइडियोलॉजिकल टर्मोइल वर्ड का यूज होता है। तीसरी बात है कि जो हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं उनके पास तीन एक थॉट इमर्ज करता है, एक एरिया, एक क्रोनोलॉजी और तीसरा थीम। एरिया का मतलब होता है कि ज्योग्राफिकल एरिया, कोई व्यक्ति नेशनल मूवमेंट पर काम करता है, पूरे भारत के नेशनल मूवमेंट पर करता है, कोई व्यक्ति रीजनल पर काम करता है। अब जो लेटेस्ट स्टडी शुरू हुई है वो रूरल स्टडी शुरू हुई है, माइक्रो स्टडी शुरू हुई है। केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि अब माइक्रो हिस्ट्री। अब फ्रांस में एक व्यक्ति ने भी काम किया है, एक गांव पर काम किया है, गांव के 400 वर्षों का इतिहास लिखा है, जबकि उसके पास कोई भी लिटरेरी सोर्सेस नहीं है। विदाउट यूजिंग एनी लिटरेरी डॉक्यूमेंट, ही हैज tried his well to write a history of a village since last 400 years of history उसमें कवरेज है। तो हमको देखना होगा कि जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उन सोर्सेस से हट करके भी कुछ ऐसे सोर्सेस की ओर हमको जाना पड़ेगा जो सोर्सेस की एक्सप्लोर्ड नहीं है। अब मैं थोड़ी अपनी बात को एग्जाम्पलीफाई भी करना चाहूंगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो इंडिया में हुआ उसकी कैसे पोजिशनिंग हुई। तो देखिए उसमें क्या है कि आप सभी लोग नालंदा से परिचित होगा, सभी लोगों को परिचित, नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित होंगे कि दुनिया का पहला सो कॉल्ड विश्वविद्यालय, पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जिस नालंदा की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी और आज से करीब 1600 वर्ष पहले जहां 22 राष्ट्रों के लोग आके बैठ के पढ़ते थे, तो 1890 से 1905 ईस्वी के बीच में नालंदा कहां है, किस चिड़िया का नाम है, कौन सा लोकेशन, इस दुनिया को पता नहीं था। एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए एच.डी. शांकलिया, हंसमुख धीरेलाल शांकलिया, इंडिया के एक फादरली फिगर हैं। तो उन्होंने सोचा कि नालंदा का इतना नाम है, ह्वेनसांग के डिस्क्रिप्शन में पूरी दुनिया में नालंदा का नाम चल रहा है कि नालंदा है कहां, वेयर दिस नालंदा इज। तो वह बार बार सर्वेक्षण कर रहे थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को वो कवरअप कर रहे थे। तो कह रहे थे कि ये जगह जो आज के डेट में नालंदा जहां पर खुदाई से प्राप्त हुआ है
वहां पर गए तो देखे कि वहां विश्वविद्यालय कुछ पता ही नहीं है, वहां पर धान की खेती हो रही है। बोले कि विश्वविद्यालय का लोकेशन तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ धान की खेती हो रही है। तो खैर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ही कन्विंस किया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो जहां पर खेती हो रही है, धान की हो रही है, पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, इसको अगर इसके नीचे अगर खुदाई की जाए तो शायद नालंदा विश्वविद्यालय जो है सो इमर्ज कर जाएगा, उसको हम शायद री इन्वेंट कर लेंगे, उसको हम खोज लेंगे। तो खैर स्पूनर थे, उसमें अंग्रेजों का दौर था और उसकी खुदाई हुई। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एकेडमिक ग्लोरी, सिंबल एंड आइडियोलॉजी था, एक इमेजरी था, वह धान के खेत के नीचे समाया हुआ था। जब सांकलिया ने उसकी खोज की तो पूरे भारत और पूरे दुनिया में इसकी खबर फैली कि अल्टीमेटली दुनिया के ज्ञान विज्ञान का सबसे प्राचीनतम केंद्र जो है सो आज एक रियल पिक्चर के रूप में, एक बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में हमारे सम्मुख इमर्ज कर गया। यही हाल आप सभी लोग जानते होंगे जो हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री के नहीं भी हैं, विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय और हम्पी और हेली, इतना बड़ा टेम्पल, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा मोन्यूमेंट, इतना बड़ा पैलेस, वह बिल्कुल जीर्ण शीर्ण रियून्स के रूप में, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ध्वंसावशेष के रूप में था। उसकी खबर ही नहीं थी कि आखिर इतना महान साम्राज्य का जो रियून्स था वो कहाँ है। जब उसकी खोज हुई तो आर सीवेल ने किताब लिखा ए फॉरगॉटन एम्पायर, एक भूला हुआ साम्राज्य। तो हिस्टोरिकल रिसर्च एक बिल्कुल नए डायमेंशंस में जा रहा था, एक नई परंपरा की खोज में कर रही थी। इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी, आप सभी जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और फिर अंत में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। भारत की खोज, भारत की खोज, इसका मतलब है कि नेहरू के दिमाग में परसेप्शन था कि भारत की ज्ञान विज्ञान, भारत की अनमोल सांस्कृतिक वैज्ञानिक जो विरासत है, इसको हमको खोजना पड़ेगा, इसको हमको डिस्कवर करना पड़ेगा। ये कहीं गुम हो गया है, ये कहीं मिसिंग लिंक के रूप में है, और इसकी खोज की। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक, भारत की वैज्ञानिक, भारत की साहित्यिक, भारत की गणितीय, होल मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों ही जो हमारी संस्कृति है उसको एक नए रूप में नेहरू डिपिक्ट करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं। और मैं समझता हूं कि सोशल साइंसेस की वो एक भारी भरकम, एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन के रूप में जैसा उन्होंने लिखा है। अब बात रही कि इतिहास के साथ एक प्रॉब्लम है। इतिहास के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक बहुत बड़े इतिहासकार है रघुवीर सिंह, जो कि एक्सपायर कर गए, तो उन्होंने लिखा कि इतिहास की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि सोशल साइंसेस, समाज विज्ञानों के अधिकांश विषय शास्त्र कहलाते हैं, और इतिहास बेचारा उस शास्त्र के स्टेटस को प्राप्त नहीं किया। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, नागरिक शास्त्र, सभी शास्त्र हो गए, और कुछ साइंस हो गए, मनोविज्ञान साइंस हो गया, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पुरातत्व विज्ञान बन गया। इतिहास कहीं पर शास्त्र बन ही नहीं पाया, क्योंकि इतिहास को सब्जेक्ट के रूप में लोगों ने एक नैरेटिव अकाउंट के रूप में माना, बीती मतलब कहानी, किस्सा कहानी, और यह परसेप्शन जो बना, वो परसेप्शन बनने का कारण केवल हमारी अपनी वैल्यूज नहीं थे, बल्कि यह मान्यता फैली उन लोगों के द्वारा जिन लोगों का अपना कोई इतिहास नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति जो कि 20 वर्षों तक रहा, सर हेनरी फोर्ड, उससे पूछा गया कि व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट हिस्ट्री, तो उसने सीधा कहा कि हिस्ट्री इज बंक, इतिहास बकवास है। क्योंकि उसका खुद का इतिहास नहीं था, अमेरिका का खुद का इतिहास नहीं था, तो इतिहास जिस देश का, जिस राष्ट्र का, जिस व्यक्ति का, जिस जनगण का खुद नहीं था, उसने इतिहास को एक गल्प कहानी, जिसको कहते हैं कि एक मिथिकल, एक लेजेंडरी नैरेटिव अकाउंट के रूप में उसको नेग्लेक्ट कर दिया। 19वीं सदी के बाद से समाज विज्ञान जब डेवलप करता है, ऑगस्ट कॉम्ट से लेकर के कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो धीरे धीरे इतिहास अपनी जगह बनाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास की सबसे बड़ी
जो ट्रेजरी या सबसे बड़ा जो कांस्टेंट यह है, इतिहासकारों पर यह आरोप है कि हिस्टोरियंस आर द स्लेव ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इतिहासकार दस्तावेजों के, रिटर्न एविडेंस के गुलाम हैं, चाकर हैं। और रामधारी सिंह दिनकर तो कहते हैं कि साहित्य और दर्शन के महल में इतिहास की जो स्थिति है वह केवल एक किराएदार की है। इतिहास सोशल साइंस में बहुत एक ऑटोनोमस सब्जेक्ट के रूप में काफी बाद में, बहुत बाद में चल करके इमर्ज करता है। और आप देखेंगे कि सोशल साइंस के किसी डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा जो डिबेट में रहता है, सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं पॉपुलर परसेप्शन में चर्चा होती है, वह उसमें हिस्ट्री ही शामिल होता है। और उसका इतिहास की मैं समझता हूं कि एक वाइब्रेंसी भी है, उसका एक डायनामिज्म भी है। और अब बात रही कि हम इस शोध की बात कर रहे थे, चूंकि हमको इतिहास के कुछ छात्र शिक्षकों से भी कुछ इंटरेक्ट करना है, कि देखिए कि आपके शोध का विषय क्या होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या होगा। तो देखें आप कि टॉपिक ऑफ रिसर्च जो है सो कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं है। अब मैं फिर से अपने एग्जाम्पल से अपनी बात कहना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा को लेकर के पूरे देश में अभी संवाद चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। उस संवाद और उस विवाद में मुझे नहीं जाने की बात है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि 1972 ईस्वी में एक ऑक्टेवियो पाज, जो कि मेक्सिको के बहुत बड़े साहित्यकार थे, जिनको कि बाद में नोबेल पुरस्कार मिला, वो भारत आए। अब भारत में भी आकर के वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए और उन्होंने अध्ययन किया वहां की संस्कृतियों का, वहां की परंपराओं का, और रिलीजियस स्क्रिप्चर से उनको बहुत मोह हो गया, बहुत स्नेह हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं किस विषय पर पढ़ूं, किस विषय पर काम करूं, कबीर पर, तुलसी पर, किस पर काम करूं। तो उन्होंने चुना हनुमान को। और आपको आश्चर्य होगा कि हनुमान चालीसा के रूप में हनुमान को हमने लोकप्रिय बना दिया, लेकिन हनुमान पर पहली और आज के डेट में सबसे बड़ा जो एकेडमिक वर्क है वो किसी भारतीय का न होकर के, बल्कि मेक्सिको के महान साहित्यकार जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, भारत में राजनयिक थे, उन्होंने 1972 में पुस्तक लिखी मंकी दी ग्रामेरियन। और हनुमान पर अगर अकादमिक संवाद आज भी अगर होगा तो आप ऑक्टेवियो पाज की पुस्तक को नहीं छोड़ सकते हैं। और आप लोग जो सोशल साइंसेस के इसको देखेंगे कि हनुमान की कितनी विलक्षण, कितनी वैज्ञानिक, कितनी विशद और कितनी गूढ़ व्याख्या किया है किसने, ऑक्टेवियो पाज ने। तो बात रही कि विषय का चयन, और विषय के चयन में आपको जब चयन हो जाता है तो फिर उसके बाद आप एक वर्टिकल रिसर्च में जाते हैं। वर्टिकल रिसर्च का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में आया कि हमको इंद्र पर काम करना है या उत्तराखंड के किसी लोक देवता पर काम करना है, तब उस पर हम फिर रिसर्च करना जानते हैं, फिर उससे संबंधित स्रोतों को हम जुटाते हैं, फिर अपना हम परसेप्शन एक डेवलप करते हैं। और हम देखें उत्तराखंड जो हमारा जो सेंट्रल हिमालय का जो पार्ट है, यह हिस्टोरिकली इतना सिग्निफिकेंट है कि सोचा जाए इस बात को, सभी लोग सोचिए कि पूरे उत्तर भारत को अंग्रेजों ने 1856-1857 के आसपास गुलाम बनाया। खासकर डलहौजी ने अधिकांश राज्यों को बेपका सिद्धांत के अनुसार अवध से लेकर के ढेर सारे, सतारा से लेकर ढेर सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपने मिलाया। लेकिन यह सेंट्रल हिमालय का जो क्षेत्र है, यह ऐतिहासिक रूप से इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 1815 में ही कॉलोनियल रूल ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंट्रल हिमालय के इस पार्ट जो कि आज का मॉडर्न उत्तराखंड है, उसको अपना डोमेन बना लिया। तो रीजनल हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि उत्तराखंड पर जो भी काम हुआ है बेसिकली, यह जितना इसकी पोटेंशियलिटी है उसका 10% से अधिक काम अभी भी इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। अभी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि थोड़ा व्यवहारिक अप्लाइड हो, कि उत्तराखंड के रीजनल हिस्ट्री पर जिनको काम करना हो तो किन किन टॉपिक्स को रखें। एक छोटा सा एग्जांपल है कि विलियम सेक्स, अमेरिकन हिस्टोरियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आता है, नंदा राज यात्रा पर वह एक पूरी पीएचडी लिख देता है। पांडव लीला जो कि चमोली के क्षेत्र में और भारत और उत्तराखंड के कई क्षेत्र में, जौनसार बाबर से लेकर के क्षेत्र में, वह पांडव नृत्य जो है सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस के रूप में, फोक टेल के रूप में उपलब्ध है। और उस पर एक बहुत बड़ा काम
विलियम सेक्स ने कर दिया। अल्मोड़े के कौशानी में सरला देवी, जो कि गांधी की बहुत ही अल्पज्ञात शिष्या है, जिन्होंने की कस्तूरबा उत्थान मंडल की स्थापना की और लक्ष्मी आश्रम के नाम से पॉपुलर हुआ, उस पर एक पूरी थीसिस रिवोका की है। यानी हमारे सेंट्रल हिमालय के डिफरेंट पॉकेट्स में ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पर कि अभी काम होना बाकी है। अभी तक हमने आबकारी पर काम कर लिया, फॉरेस्ट पर काफी काम हुआ है, एनवायरमेंट चिप गवर्नमेंट पर काफी काम हुआ है, लेकिन कॉलोनियल स्टेज में औपनिवेशिक जो रीजन था उस समय में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, 1857 के बाद अंग्रेजों की जो आर्मी रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसमें एक रेडिकल चेंज हुआ, और वह चेंज यह हुआ कि पूरे भारतवर्ष में 4 कैंटोनमेंट की स्थापना हुई, इसमें से 3 कैंटोनमेंट उत्तराखंड में ही है, वो लैंसडाउन, मसूरी, रानीखेत से लेकर चक्राता तक। अब यह हम देखेंगे कि आज के डेट में भी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर आर्म फोर्स कोई जिला देता है तो उसमें पौड़ी और पिथौरागढ़ का नाम आता है अभी भी, और हिमाचल के किन्नौर का। तो इस पर एक बहुत अच्छा काम हो सकता है, द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स, और साथ ही साथ जो आर्मी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो चेंज करती है, और आज के डेट में भी भारतीय सैन्य बल में हमारे उत्तराखंड के लोगों का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो अन्य राज्य के लोगों से इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसकी हिस्टोरिकल रूट्स है। 2 बात। तीसरी बात है कि सोशल हिस्ट्री पर यहाँ बहुत कम काम हुआ है। सोशल हिस्ट्री पर केवल आर डी सनवाल जी का एक बेसिक काम है और डी डी शर्मा का काम है। अब सोशल हिस्ट्री पर काम यहाँ पर इसलिए बहुत ही पोटेंशियलिटी है कि हमारे पास हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ सारे प्लेसेस हैं। अब आप देखेंगे कि वहां पर हरिद्वार में से लेकर के देवप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ में, जो कि वहां के प्रोफेशनल पंडित जी हैं, जिनको पंडित जी हम बोलते हैं, उनके पास एक बहुत ही पुरानी 200-400 साल पुरानी बही है, जिस बही में जो भारत के भिन्न भिन्न कोने से आने वाले तीर्थयात्री हैं वो उसमें अपना नाम दर्ज किए हैं। किसी ने अपने पिताजी का नाम लिखा है, किसी ने अपने गांव का नाम लिखा है, और किसी ने कुछ जो दिया है वो भी दक्षिणा लिख दिया है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स का यदि स्टडी किया जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत की जो तीर्थ परंपरा है और बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे जो इंपॉर्टेंट जो एपी सेंटर हैं, इन एपी सेंटर में पूरे इंडिया का जो एक कल्चरल लिंक है, जिसको कहते हैं सांस्कृतिक तंतु, उसकी हम एक अच्छी खोजबीन कर सकते हैं। अब उत्तराखंड के लोक वाद्यों पर पीएचडी करने के लोग फ्रांस से आ रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो फोक ड्रमर्स हैं, उस पर काम हुआ है। अब देखते हैं हम कि इन सारी चीजों को एक कैसे ही हम एक हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में कसें, जो डिफरेंट, जो बिखरे बिखरे, जो स्प्रेडिंग में है। तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो हमको कोई पार्टिकुलर सोर्स, लिटरेरी सोर्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। और रिसर्चर की एक कमजोरी होती है, हम हो आप हो, वो होती है कि वह एक रेडीमेड मसाला खोजता है। समथिंग को प्रिंट में मिल जाए, समथिंग रिटर्न मिल जाए, ताकि उसको हम खपा दें अपने शोध में। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम सेंट्रल हिमालय जैसे एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल टेरेन में काम करेंगे तो इसमें हमको एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक फोकलोर्स और फोक टोल्स पर काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इतिहास लेखन का जो काम शुरू हुआ, तो हम लोग एटकिंसन से इसकी शुरुआत करते हैं, और फिर उसमें हम बद्रीदत्त पांडे से प्रसाद डबराल और एच.के. रतूरी से कर पाठक, अजय रावत तक जाते हैं। हम लोग अभी मैं हाल फिलहाल में देख रहा था कि उत्तराखंड का पहला जो इंडिजिनस हिस्टोरियन है, जो यहाँ के लोकल हिस्टोरियन जिन्होंने उत्तराखंड पर लिखा, वह बी.डी. पांडे नहीं है। एटकिंसन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, जिनकी की उत्तराखंड के इतिहास में चर्चा 9 के बराबर है, वह है पंडित गंगा दत्त उप्रेती। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए क्लर्क, बाद में उनको असिस्टेंट कलेक्टर बन गए और आईसीएस हो गए। उनकी किताब जो है प्रोवर्ब्स एंड फोकटेल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं, उसकी प्रशंसा तत्कालीन भारत के वायसराय ने की, और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो सबसे मेजर और सबसे एक लैंडमार्क काम था गिरियर्सन का, गिरियर्सन ने
पंडित गंगादत्त उप्रेती के बारे में लिखा कि हिमालयन डायलेक्ट्स और हिमालयन लैंग्वेजेस की इतनी साइंटिफिक जानकारी, इतना मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड मटेरियल किसी के पास नहीं है। उस सोर्स को अभी तक हम लोकेट नहीं कर पाए हैं कि आखिर उन सोर्सेस से हम इस क्षेत्र के रीजन को कैसे लोकेट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव है, तो देखते हैं कि गांधी और उत्तराखंड से सोचते हैं कि एक छोटा मोटा लेख लिख दें। तो हमको लगा कि गांधी की 2 ही 3 बार तो उत्तराखंड आए हैं, तो ज्यादा मटेरियल मिलेगा, इस पर क्या लिखा जाए। आश्चर्य होगा कि गांधी और उत्तराखंड पर जब हम लिखना स्टार्ट किए, बिल्कुल टेंटेटिव रूप से कुछ स्केच करें, तो मुझे लगा कि इस पर एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। मैं केवल पिन पॉइंट कर रहा हूं। गांधी का पहला जो पीपल्स प्रेजेंस, पहला जो पब्लिक प्रेजेंस है, वो 1916-17 में हम पढ़ रहे हैं कि कहां पर है, तो काशी विद्यापीठ में है, उसके क्या कहते हैं स्थापना हो रही है, उसमें गांधी नहीं। गांधी 1915 ईस्वी के कुंभ मेले में हरिद्वार आए हैं और स्वामी श्रद्धानंद के साथ उनका बहुत बड़ा डायलॉग है। फिर गांधी ऋषिकेश जाते हैं, स्नान करते हैं। एक बड़ा ही उसमें अपना लिखते हैं कि जब मैं स्नान करके निकला तो एक सन्यासी ने हमसे पूछा कि तुम वैष्णव हो? मैंने कहा मैं वैष्णव हूं। तो तुम वैष्णव हो तो तुम्हारे पास जनेऊ है और न तुम क्या कहते हैं अपने सर पर जो लोग रखते हैं बाल का छोटा पुंज रखते हैं, न तुम्हारे पास कंठी है। तो गांधी ने कहा कि ये हिंदू धर्म के बाह्य प्रतीक हैं, इन बाह्य प्रतीकों को धारण किए हुए बिना भी मैं हिंदू कहला सकता हूं। फिर गांधी की नैनीताल की यात्रा है, फिर कौशानी की यात्रा, अल्मोड़े की यात्रा है, जहां पर कि उन्होंने गीता के संबंध में जो लिखी। यानी सब्जेक्ट जिसको हम बहुत ही छोटा मानते हैं, आप ध्यान दें कि रिसर्च में जो पहले हम सोचते थे कि बहुत एक मेजर ले लेंगे भारत का इतिहास, अब रिसर्च नहीं हो सकता है। अकबर का इतिहास पर रिसर्च नहीं होगा, अकबर की धार्मिक नीति पर भी नहीं काम होता है। अब रिसर्च हो रहा है अकबर एंड द जैन्स, अकबर का जैनियन के साथ में क्या संबंध था, इस पर पीएचडी हो रही है। और ध्यान दें कि रिसर्च के लिए, खासकर हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए एक बहुत बड़े स्पेस डोमेन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि एक चीज बात ध्यान देने की जरूरत है कि हिस्टोरियंस के साथ इशू क्या है कि हिस्टोरियन यदि एंशिएंट इंडिया में काम करेगा या हिस्ट्री का टीचर या हिस्ट्री का रिसर्चर, तो उसको कम से कम उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में सोर्सेस हैं, उसमें कम से कम उसको एक बिगिनिंग एक्वेंटेंस होना चाहिए। अगर संस्कृत, अगर प्राकृत, यदि बुद्धिज्म पर काम कर रहे हैं, अगर पाली की हमको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हम कभी भी प्राइमरी सोर्स को पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम हमेशा सेकेंडरी सोर्सेस को पढ़ेंगे। और एक टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च, महाभारत कालीन भारत, कालिदास कालीन भारत, अर्थशास्त्र कालीन भारत, आपको आश्चर्य होगा कि यह विषय इतना ज्यादा गूढ़ है। मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात को कहना चाहूंगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, लगता है कि सभी हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। वह भारत के राजनीतिक व्यवस्था, भारत के किंगशिप थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का बहुत बड़ा टूल है। आपको आश्चर्य होगा कि उस पर जो काम हुआ है, वह काम किया है अमेरिकी प्रोफेसर आर थॉमस ट्रॉटमैन ने। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रत्येक शब्द को कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर दिया और उसका एक स्टैटिस्टिकल फिगर निकाला और साबित किया, सिद्ध किया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, किसी एक कालखंड में नहीं लिखा गया और किसी एक ही प्रकार की समाज व्यवस्था की जानकारी नहीं देता है। यानी जो टेक्स्ट है वह संपूर्ण रूप में एक ट्रेडिशन है जिसमें कि अलग अलग लोगों ने योग दिया है। यही काम महाभारत के साथ हुआ। महाभारत का जो फाइनल कंपाइलेशन किया वह बीएस सुक्थांकर ने किया, जो कि कैम्ब्रिज से मैथमेटिक्स से पीएचडी थे। 17 वर्ष के बाद उन्होंने महाभारत को एक फुल फॉर्म में एक जो है सो एडिट किया और बताया कि महाभारत में ओरिजिनली 24,000 थे श्लोक, 6,000, फिर 24,000, बाद में 1,00,000 हुए। पहले इसका नाम जय संगीता था, बाद में इसका नाम कुछ और भारत पड़ा, अब बाद में महाभारत हो गया। तो एक टेक्स्ट भी है, उस पर भी यदि हम रिसर्च करते हैं, जो कहते हैं कि मोनो टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च करते हैं, तो उसमें भी ढेर सारी संभावना है। क्योंकि
वह जो टेक्स्ट है उसमें इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, जिसको कि स्टैटिस्टिक्स के लोग ज्यादा बेहतर ढंग समझते हैं, कि दोनों की गुंजाइश बनी हुई है। यानी जो हमारा जो प्राचीन जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, जो प्राचीन जो लिटरेरी हमारा जो वर्क है, वह जो है सो एक ट्रेडिशन के रूप में है, जिसको कंट्रीब्यूट करने में एक सिंगल ऑथर का नाम नहीं है। अब कालिदास के लिटरेचर को देखेंगे तो कालिदास ने अपने पूरे लिटरेचर में कहीं पर भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है, हु आई एम, कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। तो एक ट्रेडिशन आखिर हुआ कि तो ये बताया जाए कि कालिदास ने उल्लेख नहीं किया, तो फिर कालिदास है कौन? हो ये कौन कालिदास हैं? और कालिदास अपनी रचनाओं में जिस 3 महान कवियों की चर्चा करते हैं, जिसमें से 2 कवियों की एक भी पुस्तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कालिदास कहते हैं कि भाष, सौमिल्य और कविपुत्र, ये 3 पोएट हैं जो कि हमसे सीनियर हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानवान हैं। इनकी जो प्रतिष्ठा है, इनका जो लोक सम्मान है, इनके सम्मुख हमारा कोई है ही नहीं, आई एम नोवेयर। लेकिन सौमिल्य और कविपुत्र की एक भी रचना हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं है। तो इतिहास के छात्र यदि किसी एक टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च भी करेंगे, तब उनको बहुत ही उनको लिटरेरी थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए, उनको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए, उनको लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो ये मैं जो कह रहा था, अपनी बात को मैं थोड़ा सा कंक्लूडिंग करूं, फिर आप लोगों से कुछ एक डायलॉग करूंगा, आप लोगों को प्रत्युत्तर लूंगा कि जो रिसर्च का जो पर्सपेक्टिव है और जो पैराडाइम है, वह चेंज कर रहा है। और एक विषय का रिसर्चर अन्य विषयों में हो रहे डिबेट्स, अन्य विषयों में हो रहे संवाद, अन्य विषयों में जो एडवांसमेंट है, उससे यदि अछूता रहता है, तो मैं समझता हूं कि उसका रिसर्च एक कंप्लीट टोटलिस्टिक रिसर्च नहीं हो पाएगा। उसको अवेयर रहना पड़ेगा सारे जगत में भिन्न भिन्न विषयों में जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो शोध हो रहे हैं, जो नैरेटिव्स हो रहा है, उस पर उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और आज के डेट में आप देखेंगे कि वैदिक स्टडी है, वैदिसिज्म है। वैदिक स्टडी में सबसे ज्यादा, सबसे मेजर जो काम हो रहा है, वो काम हो रहा है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में और कोलंबिया में। वहां पर लिंग्विस्टिक्स, चॉम्स्की जैसे लिंग्विस्टिक्स, वह ऋग्वेद से सारे शब्दों को वो कंप्यूटराइज स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कौन सा शब्द कब नया अर्थ ग्रहण किया है। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहता है कि अगर संन्यास वर्ड उपनिषद में जो आया है और आज के दौर में हम संन्यास को यूज करते हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। बुद्ध के समय का जो संन्यास है, वह श्रमणों की परंपरा है, वह परिव्राजकों की परंपरा है। संन्यास का मतलब है कि व्यक्ति मुक्ति हेतु समर्पित हो गया है, उसका दुनिया से, सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है, वह पारिवारिक मोह बंधनों से मुक्त होकर करके घूम रहा है। अब उसको हम इतना लूजली यूज करते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया, ऐश्वर्या राय का संन्यास हो जाएगा। ये शब्दों के साथ जो हम खेल खेलते हैं, जिसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म करता है कि रिसर्चर्स के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उस शब्द को यदि हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करेंगे, तो वह शब्द, वह अर्थ खो देगा। तो रिसर्च के क्रम में हम जब भी कोई वर्ड्स का यूज करते हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका मीनिंग जरूर देखा करें। लेकिन देखेंगे आपके अखबार में, समाचार पत्रों में, सब जगह मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया में संन्यास वर्ड को एकदम से हम इतना कॉमनली यूज करते हैं। अरे हम संन्यास ले लिए, सब चीजों से हमने काम करते हैं। अरे संन्यास अपने प्रोफेशन से रिटायर कर जाना संन्यास नहीं है, संन्यास का एक मीनिंग है। प्राचीन भारतीय साहित्य में जो टर्म्स हमको मिलते हैं, जो शब्द है, वह प्रत्येक शब्द का एक कॉन्टेक्स्ट है। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि पूरा जो संगीत शास्त्र है, वह संपूर्ण रूप से, लगभग मैं समझता हूं 80% रूप से, वह जो है सो एक ओरल ट्रेडिशन के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया है। आज सबसे बड़ी जरूरत रिसर्चर्स की यह है कि जो प्राचीन, जो हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, वो लोक मंगल के गीत हों, चाहे विवाह के गीत हों, विभिन्न अवसरों पर गाए वाले जो अनुष्ठान हों, जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, अनरिटन है, यदि उन सब चीजों को हम यदि एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में ला देते हैं, दैट विल बी ऑल्सो ए मेजर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ रिसर्च।
अनुसंधान के क्षेत्र में, वह भी एक बहुत ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाएगा यदि उन सारी चीजों को हम रख देते हैं। अब थोड़ा सा सरकार ने, खास करके विदेशों में चल रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को हम एकोमोडेट करें। ट्रेडिशनल विजडम के रूप में इसको लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आखिर जो हमारी जो सभ्यता की यात्रा हुई है, हमारी सोच की यात्रा, हमारी चिंतन की यात्रा, हमारी वैज्ञानिक यात्रा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, टर्मिनेटिंग पॉइंट्स कहाँ है। और इन टर्मिनेटिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को समझने में हम सारे विषयों, जो भी विषय हैं, वो विज्ञान हो, अप्लाइड साइंस हो, फंडामेंटल साइंस हो, सारे विषयों में जो अवेलेबल जो टूल्स और मेथोडोलॉजी है, उसके जो प्रोडक्ट हैं, उसको हम बहुत ही कॉन्शियसली, रैशनली यदि यूज करेंगे तो वह एक टोटलिस्टिक सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज करेगा, जिसकी बात मैंने कहा कि स्टीफन हॉकिंस अब यूनिवर्स की इतिहास लिख रहे हैं। अभी तक हम केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे थे, राजाओं के इतिहास, युद्धों के इतिहास तक थे, अब यूनिवर्स का इतिहास लिखा जा रहा है। अब हिस्ट्री ऑफ टॉयलेटरी लिखा जा रहा है, हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स। आज से 400 वर्ष पहले खाने का क्या था, कॉस्ट्यूम्स का क्या डिजाइन था, उसका कैसे चेंजेस हुआ, उस पर काम हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल है कि जो महिलाएं साड़ियां पहनती है, तो साड़ियों में जो क्लिप का लगा प्रयोग किया जाता है, यह पहली बार एक पेंटिंग में प्रतीत होता है। और वह प्रयोग कौन करती है, तो नूरजहां करती है। गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने का तरीका जो पहले ईरान में था, उसको इंडियन लैंड में सबसे पहली बार नूरजहां ने इस्तेमाल किया। अब हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम्स लिखने की बात हो रही है, परिधानों में कैसे परिवर्तन हुआ है, हमारे फूड हैबिट्स में कैसे परिवर्तन हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में, जब 2-3 साल पहले भी लगातार अभी तक हम लोग कोविड-19 और महामारियों में ग्रसित थे, तो दुनिया में महामारियों के इतिहास पर डिबेट चलने लगा कि पहली बार महामारी कहां फैली थी और महामारी का क्या एक प्रकार का सीक्वेंसिंग क्या है। तो देखा गया कि पूरे मध्यकाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्राइविंग सीट पर था महामारी, जिसने कि विश्व में डेमोग्राफिक डिपॉपुलेशन कर दिया, उसको ब्लैक डेथ बोलते थे, वो प्लेग की बीमारी थी। प्लेग ने मेडिवल फेज में यूरोप की करीब 40 लाख से ज्यादा आबादी को समाप्त कर दिया, उसको ब्लैक डेथ बोलते थे। तुलसीदास को भी प्लेग हो गया था। और प्लेग की तो ये बात थी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो कि बंबई में हुई, उसकी स्थापना पूना में होने जा रही थी। पूना में उसमें प्लेग फैल गया। तो जिस प्रकार की आज के डेट में जब कोविड-19 के हम लोग हुए कि कोरोना फैल गया है, तो कोरोना को नहीं, इस जगह में नहीं जाना है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, यहां से मिलना नहीं है, तो पूना के डेलीगेट्स को वहां नहीं दिया गया। क्यों? कि नहीं, वहां से प्लेग है, प्लेग यहां ना फैल जाए। गांधी जी जब पहली बार अफ्रीका पहुंचे पानी के जहाज से, तो उनके जहाज को क्वारंटीन में रखा गया, क्योंकि जब यहां से बॉम्बे से चले थे, उसमें बॉम्बे में प्लेग फैला हुआ था। तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था कि नहीं, उस देश से आ रहा है जहां पर कि प्लेग फैला हुआ है, तो क्वारंटीन करेंगे। तो देखते क्या है कि क्रोचे एक बहुत बड़े इटालियन थिंकर है, वो कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज नथिंग बट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। दुनिया का सारा जो इतिहास है वो समकालीन इतिहास है, यानी वर्तमान में जो प्रश्न, जो क्वेश्चंस, जो चैलेंजेस, जो इश्यूज इमर्ज करते हैं, उसके लिए हम अतीत में जाते हैं। वी लुक बैक आवर पास्ट। क्यों जाते हैं पास्ट में? क्योंकि पास्ट जो है सो हमको एक लाइट देता है, एक बिकन लाइट देता है। एक एग्जांपल देता हूं कि भारत में अभी नॉलेज इंपेरियलिज्म का पूरी दुनिया में खेल चल रहा है, पेटेंट का चल रहा है। तो बासमती और हल्दी और तुलसी, इन सारे चीजों पर जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपना दावा जताया कि नहीं, ये ओरिजिनल इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, तो भारत की कोई भी दलील नहीं सुनी गई। लेकिन चरक संहिता और प्राचीन जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट थे, उसमें जो रेफरेंस था, उसका जो कैटेगराइजेशन था, फीचर्स था, उसके आधार पर भारत के पेटेंट को लेजिटिमाइज किया गया, भारत के पेटेंट को वैलिडेट किया गया। तो मैं अपनी बातों को अब विराम दूं और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा अंत में कि आप लोगों को रिसर्च को एक बहुत ही ओपन एंड के रूप में देखना है और हमेशा रिवाइज रिविजिट करने के लिए तैयार रहना है। अपने सब्जेक्ट से हट करके डिसिप्लिन में जो डिस्कोर्स हो रहा है, जो डिबेट हो रहा है, उससे अपने आप को डिटैच नहीं करना है, उससे अपने आप को बिल्कुल साथ साथ रखना है। और साथ ही साथ रिसर्च
को एकदम से सोचना है कि वी हैव टू ऐड ईच एंड एवरीथिंग समथिंग न्यू व्हिच इज नॉट सेड। जो चीजें नहीं कही गई उसी को कहा जाना है, जो चीजें कही जा चुकी है उससे जब हम डिफर करते हैं तब अच्छी बात है, या उसको और सब्सटेंशिएट करते हैं तब ठीक है, अन्यथा उसको दोहराना नहीं है। ये रिसर्च का जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात को आप लोगों के सम्मुख कह दिया। आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, और अब मैं आमंत्रित करूंगा बिल्कुल कि कोई भी प्रश्न, कोई भी संवाद, कोई भी असहमति, किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन हो तो आप पूछें। आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू। हाँ शैलेंद्र जी, हेलो हेलो। हाँ सर, बहुत अच्छा सर आपका ये व्याख्यान रहा और बहुत सारगर्भित रहा। आपने लगभग 60 या 70 मिनट में शायद कोई ऐसा डायमेंशन है जिसको आपने ना छुआ हो। तो मैं आप सभी लोगों जो इतिहास के हैं या सामाजिक विज्ञान के हैं, आप जरूर प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि आप इस विधा में नए हो बिल्कुल, और आपके लिए अभी अननोन पाथ है। और इस अननोन पाथ पे अगर आपको चलना है तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। शायद मुझे लगता है कि इतिहास में सर से अच्छा मार्गदर्शन आपको कोई नहीं कर पाएगा। तो आप नहीं जिज्ञासु नहीं, तो आप जरूर पूछिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बेहिचक पूछें, एकदम से इनफॉर्मल। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रदीप है। हाँ हाँ प्रदीप जी, गुड इवनिंग। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूँ सर, बट जो आपने इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की बात करी है, मतलब जी रिसर्च में, तो इसको सर हम काफी बार वर्ड को जो सुनते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल यूज में कैसे लाया जाए, कि कैसे हम केवल अपनी एक सीमितता को खत्म कैसे करें। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सब्जेक्ट का भी यूज किया जा सकता है अपनी एक्चुअल रिसर्च में, तो हाँ हाँ, कैसे हम अलग सब्जेक्ट्स को भी अपने ठीक उसमें ठीक इस ठीक। विषय में ले। थैंक यू। आपका सब्जेक्ट क्या है प्रदीप जी? आपका सर विषय क्या मेरा है? कॉमर्स है सर। आपका कॉमर्स। कॉमर्स है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए आपका वाणिज्य है, ठीक है ठीक है। भारत का, इंडिया का इंडो रोमन ट्रेड प्राचीन भारत का एक चैप्टर है, किसी इतिहास के बच्चे से भी आपको मालूम हो जाएगा। इंडो रोमन ट्रेड एंड कॉमर्स ये किताब है बियनपुरी की। उसमें दिखाया गया है कि भारत रोम का जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, व्यापार हो रहा है, तो भारत यहां से अपने फैब्रिक्स भेज रहा है, यहां से ऑर्नामेंटल चीज भेज रहा है, चांदी की वस्तु भेज रहा है, सूती कपड़ा भेज रहा है। इसके एवज में रोम से गोल्ड आ रहा है, गोल्ड आ रहा है। और गोल्ड आ रहा है तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि रोम का राजा प्रलाप करता है कि रोम का पूरा सोना, जो गोल्ड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट है, वह भारतीय फैब्रिक्स और भारत की जो विलासता संबंधी जो वस्तुएं, जो आइटम्स है, इरोटिक जो खास करके मटेरियल है, उसमें चला जा रहा है। एक समय आएगा कि रोम कंगाल हो जाएगा और रोम के सोने से भारत जो है सो सोने का एक बहुत बड़ा पैलेस बन जाएगा। अब क्या है कि यदि आप कॉमर्स में भी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स का स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि दो राष्ट्रों के बीच में जो समृद्धि का जो जो मैंने जो पैरामीटर रहा है, वह रहा है मोड ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें आप देखेंगे कि यदि भारत की वस्तुओं का, और ये बात केवल यहां तक नहीं, उसको और भी व्यापक फलक में देखें कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले देखेंगे कि भारत के जो फैब्रिक्स हैं, भारत का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, पूरे यूरोप के बाजारों में जो है सो छा रहा है। वास्को डी गामा जो यहां पर आया था, वह एक ऐसे ट्रेवलर के रूप में नहीं आया था। ही केम टू इंडिया विद ए सर्टेन कमर्शियल पर्पस। उसका पर्पस क्या था कि ब्लैक पीपर, जिसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं, काली मिर्च के व्यापार को प्रमोट करने के लिए आया था, क्योंकि पूरे यूरोप में ब्लैक पीपर जो है सो का प्रोडक्शन नहीं होता है, और वहां पर नॉन वेज जो लोग ज्यादा खाते हैं, तो उसमें ब्लैक पीपर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। तो वास्को डी गामा जो यहां से पीपर ले गया, तो उससे उसको 140 मोर टाइम प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट भारत के औपनिवेशीकरण का एक सबसे इंपॉर्टेंट डोर स्टेप बन गया। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि भारत में जो मसाले हैं उसकी क्वालिटी और उसका जो प्राइस है इतना लो है। तो शुरू में जितने भी ट्रेडर आए वो मसालों के व्यापार करने के लिए आए थे,
और उनका कोई पर्पस नहीं था। कॉमर्स वाज एट द ड्राइविंग सीट फॉर कॉलोनाइजिंग द होल ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री। तीसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया महादेश का इतिहास जानेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऑस्ट्रेलिया महादेश जो था वो जानते हैं क्या था? वह यूरोप में जो लोग पागल होते थे, जो एसाइलम में होते थे, जो रेफिस्ट होता था, जो क्रिमिनल होता था, उसको पानी के जहाज पर चढ़ा करके अफ्रीकन टापू में जाकर छोड़ दिया जाता था। ठीक, वह जो था सो सेफ प्लेस फॉर द एसाइलम था, मेंटली रिटार्डेड लोगों का, क्रिमिनल्स का, सोशल ऑफेंडर्स का, रेफिस्ट का, या जो विचक्राफ्ट में पकड़ा जाता था। तो जब ऑस्ट्रेलिया में जब चला गया तो जो लोग छोड़ने के लिए जाते थे तो वो कभी कभी अंदर जाते थे इंटरलैंड में, देखिए अरे यहाँ पर तो हीरे की खान दिखती है, यहाँ पर तो सोने की खान दिखती है। तो ये जो पर्पस था कि ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में के जो आंतरिक जो उसका इंटर हिंडरलैंड है, वहां पर सोने और हीरे और इसकी खाने हैं, इसने अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को यूरोपियन कंट्रियों द्वारा कॉलोनाइज करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो कॉमर्स, जिसको आप कहते हैं कॉमर्स कहते हैं, कॉमर्स जो है सो भारत के औपनिवेशीकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है। अगर भारत में ब्लैक पीपर नहीं होता, अच्छे कॉटन फैब्रिक नहीं होते, तो जरूरत नहीं थी वास्को डी गामा को भारत आने की, कहीं और चला जाता। तो आप देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स को यदि आप काफी रूटली जाएंगे तो कोई न कोई आपको परसेप्शन, कोई न कोई इंसाइट आपको मिलेगा जो कि आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्गर करेगा, if not direct, certainly indirectly. थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल इससे रिलेटेड तो नहीं है हिस्ट्री से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, But, ना पूछे। सर जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी रिसर्च हो रही है, मतलब कुछ रिसर्च ऐसी है जिनका कोई महत्व भी नहीं है। तो सर अभी भी ऐसी बहुत सारी रिसर्च हो रही है और कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं लाइन में रिसर्च में ही जाएंगे। तो ऐसा क्या अंतर होगा उन सारी रिसर्च में और हमारी एक रिसर्च में जो हमें मतलब थोड़ा वैल्यू देगी, या फिर हमारी रिसर्च को कहीं ना कहीं नहीं, different आपकी करेगी? सर, रिसर्च ऐसा क्या है? आपकी वैल्यू नहीं देगी। आपकी रिसर्च एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस और नॉलेज प्रोसेस को इंडोर्स करेगी। कहा जाता है कि प्रत्येक रचना एक रचनाकार की मृत्यु है। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक रचना एक रचनाकार की मृत्यु है। यानी जब रामचरितमानस आ गया तो हम रामचरितमानस का उदाहरण देते हैं, तुलसी वहां पर बैकड्रॉप में आ जाते हैं। जैसे ही आप कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे ही आप नॉलेज डोमेन को करते हैं, तो वो पुस्तक या जो आपका जो थॉट है, या जो आपके अंडरस्टैंडिंग है, या जो आपका प्रीमाइसेस उस विचार पर है, वह उस सब्जेक्ट में एक डिबेट पैदा कर सकता है, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। कहा जाता है कि आप अपने अवेलेबल जो भी आपका एपरेटस, जो भी टूल्स है, जो भी आपकी सीमाएं हैं, उसके द्वारा आप एग्जिस्टिंग, जो मैं बार बार कर रहा हूं, जो अस्तित्व में है, जो कंटिन्यूअस, में कहा था कि रेपुटेशन ऑफ द फैक्ट नहीं होना चाहिए, समथिंग न्यू इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, न्यू टॉपिक्स पर भी काम करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मैं इतिहास से जुड़ा हूं, कॉमर्स से नहीं हूं। एग्जाम्पल, 1857 की क्रांति में किसानों की भूमिका पर एरिक स्टॉक ने लिखा, सिपाहियों की भूमिका पर दुनिया भर के लोगों ने लिखा, लेकिन रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा 1857 की क्रांति में लखनऊ की वेश्याओं की क्या भूमिका थी। दैट इज रिसर्च। कॉटसन, रोल ऑफ कॉटसन्स लिखा कि दरबारी नृत्यांगनाओं ने 1857 की क्रांति को कैसे प्रमोट किया। कहा जाता था रेड लाइट एरिया में कि जो क्रांतिकारी जाते थे छुप के चले जाते थे, और वो मुखड़ी का भी काम करती थी, क्योंकि रेड लाइट एरिया में ब्रिटिश अथॉरिटी भी जाते थे, तो वो लोग भारतीय क्रांतिकारियों को सेव करती थी, एक हिडन, एक प्रकार का कर्टन देती थी। ये रिसर्च हुआ जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। अब प्राचीन भारत में गणिकाओं पर काम हुआ है, अनटचेबिलिटी पर काम हुआ है, तो ये एक नई डायमेंशन था। अभी तक हम केवल राजाओं और रानियों और युद्धों और संघर्षों पर में था, किसानों पर थे, लेकिन नहीं, अब ऐसे इतिहास मैं बताया था कि द लेमेन आर मोर अवेयर देन एवर बिफोर दैट दे आर मेकिंग एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री। आज के डेट में जो सामान्य जन है, जो कॉमन मैन है, लेमन मैन है, उसकी चेतना कहती है कि वो इतिहास का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट है, और उसकी भी भागीदारी इतिहास निर्माण में, इतिहास सर्जना में, क्रिएशन में उतनी ही है जितना कि सो कॉल्ड बुर्जुआ लोगों की है। तो आप देखिए, अपने थॉट प्रोसेस को ओपन रखें, लेट ऑल द नॉवल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड। वह आपके रिसर्च को कहीं न कहीं अपने इनपुट से स्ट्रॉन्ग करेगा।
और वो कहा जाता है कि कोई भी आइडिया जो है, प्रत्येक एवरी आइडिया हैज इट्स सम रूट्स, इसके कुछ ना कुछ रूट्स होते हैं, इसका कोई ना कोई एक सिंथेसिस, इसका प्रोसेस होता है। मैं समझता हूं कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता जाएगा और भी आप एकोमोडेटिव होते जाएंगे। और चलिए, आपने जिज्ञासा की, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ नमस्कार सर, मनीष जोशी बात कर रहा हूँ हिंदी साहित्य से। हाँ हाँ जोशी जी बताएं। सर जैसा कि आपने बात की सर, अच्छा लगा, बहुत बहुत विविध विषयों पर आपने प्रकाश डाला। जॉर्ज ग्रियर्सन का भी जिक्र आया हिंदी से, हम भी उनका द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ जो इतिहास है वो बहुत प्रामाणिक माना जाता है। तो सर इतिहास में शोध की क्या संभावना है? जैसे हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो अभी तक लिखा गया है, उसमें शोध की संभावना पर थोड़ा सर मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रश्न आपने किया। कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में शोध, रिसर्च इन इंडिया एक वेस्टर्न कॉलोनियल इंटरप्राइज के रूप में डेवलप किया, पाश्चात्य पाश्चात्य उद्यमिता के रूप में डेवलप किया। रिसर्च हमारे यहाँ जो डेवलप किया है वह पाश्चात्य जरूरतों के अनुकूल। अब एक एग्जाम्पल दूंगा, आप बिल्कुल सब बात एकदम से क्लियर हो जाएगी। ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है शैलेंद्र जी आपके लिए भी, कि रिसर्च किसी भी भाषा में होगा, किसी भी विषय में होगा, वह अंग्रेजी छोड़ के किसी अन्य विषय में हो ही नहीं सकता है। यह ब्रिटिश पॉलिसी थी। मैं इनकी बात, मनीष जी की बात कर रहा हूं। हिंदी की पहली तीनों पीएचडी जानते हैं आप मनीष जी? आप बताएंगे हिंदी की पहली तीनों पीएचडी कौन है? मैं बताता हूं। हिंदी की पहली पीएचडी है पीताम्बर दत्त बरसवाल की, दूसरी है धीरेन्द्र वर्मा की, और तीसरी है बाबूराम सक्सेना की। ये तीनों पीएचडी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। एक के एग्जामिनर प्रोफेसर बेरी लंदन में है, एक के एग्जामिनर बोन में है, और एक के एग्जामिनर पेरिस में है। भारतीय भाषा साहित्य जो व्यक्ति कबीर पर काम कर रहा है उसको इजाजत नहीं थी कि आप हिंदी की पीएचडी भी हिंदी में करेंगे, विषय हिंदी होगा लेकिन भाषा आपकी अंग्रेजी होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धीरेन्द्र वर्मा के साथ फादर कामिल बुल्के, जिनकी हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी बहुत पॉपुलर है, राम कथा की उत्पत्ति पर है, उन्होंने धरना दिया कि हमको पीएचडी हिंदी में ही करनी है। 2 साल तक उनकी थीसिस पास ही नहीं हुई। बोले नहीं, पीएचडी करने के लिए हिंदी भाषा अलाउड ही नहीं है, चाहे विषय कोई भी हो। उर्दू में करें, फारसी में करें, अरबी में करें, हिंदी में करें, संस्कृत में करें, आपको लिखनी किसमें है? इंग्लिश में है। क्योंकि पाश्चात्य जगत जो है, जो वेस्टर्न कॉलोनियल मास्टर था, वह अपनी जरूरतों के लिए नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा था, हमारे ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार के लिए नहीं कर रहा था। वह वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्राइज के रूप में डेवलप कर रहा था, और हमसे डेटा लिया जाता था, आंकड़े लिए जाते थे, और उसको थ्योराइज करने का काम जो है सो वेस्टर्न करता है। आज के डेट में भी एशिया और अफ्रीकन कंट्री से ढेर सारे डाटे, बुकमरीक से लेकर के फूड प्रोडक्शन से लेकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लिया जाता है, और उसको थ्योराइज कौन करते हैं? तो अमेरिकन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल थियरिस्ट। तो भारत में जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया जो डेवलप की वह पाश्चात्योन्मुखी थी, और इसका उदाहरण मैंने आपको हिंदी से दिया। अब क्या है, आजादी के बाद ये पर्सपेक्टिव डायमेंशन चेंज हुआ है, तो उसमें 2 चीजें हुई है। एक चीज तो यह हुई है कि उन स्रोतों तक हमारी पहुंच हो गई है जो स्रोत अभी तक हमसे परिचित नहीं थे। एक एग्जांपल देता हूं, सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 10,000 पृष्ठों का फाइल 4 जगह पैक्ड था। वह इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी, और दुनिया के 6 जो फॉरेन एम्बेसीज थे, जिसमें कि रूस भी है, जर्मनी भी है, ताइवान भी है, जापान भी है, यहां पर थे। अब वह जो डोमेन में नहीं था, जो पब्लिक डोमेन में नहीं था, उस फील्ड को हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब उसको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में ओपन कर दिया गया है, उसको डिक्लासिफाई कर दिया गया है। यानी आजादी के बाद हम उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम मूवमेंट को कुचलने के लिए कौन कौन से काम किए। तो ये ज्ञान पर जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक अच्छा प्रश्न किया है कि एक जो गुलामी का दौर था वो खत्म हो चुका है।
अब कोई भी देश किसी को शक्ति के बल पर गुलाम नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं रूस से लेकर के यूक्रेन युद्ध में भी कि कोई शक्तिशाली भी बहुत दुर्बलतम को भी गुलाम नहीं बना सकता है। लेकिन गुलामी का जो सेकंड प्रारूप है, इसको कि नॉलेज इंपेरियलिज्म के रूप में डेवलप कर दिए हैं कि नॉलेज इंपेरियलिज्म, और हम नॉलेज कुली बनकर न रह जाएं, हम नॉलेज स्लेव बनकर के न रह जाएं, और इस इंपेरियलिज्म से हमको बिल्कुल अलर्ट रहना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रोमिला थापर का एक लेख है, शायद मैं दे सकता हूं सैलेंद्र जी को, डीकोलोनाइजिंग द पास्ट। आप अपने आप को औपनिवेशिक बंधनों से मुक्त करें। उसमें संपूर्ण रूप से उन्होंने सारे विषयों में जो औपनिवेशिक जो ट्रेडिशन है, जो फॉर्मेशंस है, उससे मुक्त होने की वकालत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप जो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले एक जर्मन ने लिखा था, अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। और एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा, आप सभी लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ लिए तो अच्छी बात है, वो मैक्स मुलर की किताब है, जिसका हिंदी अनुवाद हो गया है, इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है। इसको आप जरूर पढ़ें। मैं समझता हूं कि साइंस के हों, आर्ट्स के हों, ह्यूमैनिटीज के हों, किसी फैकल्टी को हों, यह किताब अंग्रेजी में भी है और इसका अनुवाद भी ग्रंथशिल्पी से हिंदी में हो गया है। इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है। यह पुस्तक उसके 6 व्याख्यानों का संग्रह है। सेंट हेलीबर्ग में जो आईसीएस जो आते थे इंडिया में, उनको ट्रेनिंग में इसने 6 लेक्चर दिया था, वो लेक्चर का संग्रह है। आपको पता लगेगा कि भारत की ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शन, चिंतन, वैज्ञानिकता का कितना लंबा, कितना अद्भुत इतिहास रहा है। और आपको एक मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, लंबा नहीं करूं, कि लिखते हैं कि ऑक्सफोर्ड में मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, भारत से श्रोत्रिय ब्राह्मणों का एक समूह हमारे पास पहुंचा। तो उसमें हम ऋग्वेद को फाइनल कर रहे थे, कंपोज कर रहे थे, राइटिंग हो चुका था। तो उसमें से एक वेद पाठी ने हमारी पुस्तक को लिया और देख करके बताया कि यहां पर यह गलती है। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि आपने कहां पढ़ा? बोला मैंने किताब देखा ही नहीं आज तक। मैं बोला मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं, द्विवेदी हूं, आज तक मैंने वेद को पुस्तक के रूप में देखा ही नहीं है, बल्कि पाठशालाओं में मौखिक ज्ञान संचरण के द्वारा जो गुरुजी पढ़ाते रहे वही हमको कंठाग्र है। हमने आज तक पुस्तक और पांडुलिपि के रूप में नहीं देखा है। तो वो लिखता है मैक्स मुलर कि यदि पूरे भारत की ज्ञान विज्ञान परंपरा को जला करके समाप्त कर दिया जाए, फिर भी यदि ये श्रोत्रिय ब्राह्मण का या वेद पाठी अगर जीवित है, तो पूरी ज्ञान परंपरा को रिराइट कर सकता है। उसको आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति, इसने किताब के वेद को कोई पढ़ा ही नहीं, वो हमारे इतने भाषा शास्त्रीय अध्ययन को चैलेंज करते हुए हमारी एक गलती निकाल दी, जो गलती सही थी कि वो पाणिनि व्याकरण से अपने आप को चल रहे थे, जबकि वहां पर वैदिक व्याकरण और वैदिक जो शब्दालिपि है उसकी अलग व्याख्या है। तो ये भारत की ज्ञान ज्ञान परंपरा जो है, इसको बहुत ही कॉन्शियसली आप डील करेंगे तो मुझे लगता है कि सब जगह एक ट्रेमेंडस पोटेंशियलिटी रिसर्च की है। हेलो, धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू। इतिहास से कोई प्रश्न नहीं आया? कोई भी इसमें एक्सपीरियंस हिस्ट्री से नहीं है क्या शैलेंद्र जी? सर होना तो चाहिए, शायद अभी नए नए हैं इसलिए थोड़ा सा झिझक लग रही होगी। नहीं, किस बात की झिझक? मैं तो पहले कह दिया कि ये बिल्कुल इनफॉर्मल होगा, इंटरेक्टिव होगा, लाइवली होगा, और हम सभी लोग एक ही रास्ते के सबको ट्रेवलर हैं। कोई टीचर इसमें नहीं, कोई छात्र नहीं है। जीवन पर्यंत व्यक्ति छात्र ही बना रहता है, जीवन पर्यंत उसको श्रोत्रिय ब्राह्मण की तरह जो है सो ज्ञान पाठी होते रहना चाहिए उसको। चलिए सर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर बहुत अच्छा लगा आपका स्पीच। मैं संजय बोल रहा हूँ सर, और हाँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है सर। अरे तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि हिस्ट्री किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकती है इंग्लिश लिटरेचर के रिसर्च में? सर, इंग्लिश लिटरेचर सर, मैं तो समझता हूं कि सर जो पूरा जो आपका अंग्रेजी साहित्य का जो एस्थेटिक है सर, जो सौंदर्य शास्त्र है सर, वह संपूर्ण रूप से अभिनव गुप्त से लेकर के सर आनंद वर्धन तक का जो, ठीक है ना सर, मम्मट से लेकर के आनंद वर्धन तक के लिटरेचर पर आधारित है सर।
पूरा जो आपका सौंदर्य शास्त्र, खास करके जो डेमेटोलॉजी में आप भरत का नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं सर, मुझे लगता है कि शायद प्राचीन भारतीय वाङ्मय को हटा करके हम किसी भी विषय के सौंदर्य शास्त्र, खास करके जो एस्थेटिक है, अब किसी भी विषय का जो एक जो क्या कहते हैं जो एक लिटरेरी पर्सपेक्टिव थ्योरी है सर, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को ने यह स्वीकार कर लिया है कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे ज्यादा मॉडर्न कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। और आज के डेट में सर सबसे ज्यादा जो रिसर्च भी हो रहा है, खासकर संस्कृत की बात, इंग्लिश में चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा यूरोपीय और पाश्चात्य जगत में संस्कृत के लिंग्विस्टिक्स पर हो रहा है। और मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में ये टाटा इंफोसिस के चेयरमैन कौन थे, रोहन मूर्ति, कौन, क्या नाम का है, शायद उनका बेटा का नाम रोहन मूर्ति है। तो रोहन मूर्ति ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कहा कि भारत के जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हैं, जो मोनोग्राफ्स हैं या जो भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उनका हम ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो निमंत्रण, काफी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। तो उसमें जो चयन जो किया गया वह दुनिया के प्रख्यात संस्कृतविद सेल्डन पोलक का, जो कि अमेरिकी है। सेल्डन पोलक का मैं संस्कृत सुना, मुझे एक जगह अवसर मिला सुनने का, नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में। मुझे लगा कि यह व्यक्ति चेहरे से केवल अमेरिकी है और तो इसका पूरा संस्कृत भाव, भंगिमा, रूप संपूर्ण रूप से एकदम से लग रहा था कि एक लाइवली, जिसे जो कहते हैं कि ट्रेडिशनल, जिस पंडित लोग जैसे क्या कहते हैं डिस्कोर्स करते हैं, उस रूप में कर रहे थे। तो आपके इंग्लिश लिटरेचर में भी सर जो खास करके जो एस्थेटिक वाला जो पार्ट है सर, वो संपूर्ण रूप से सर संस्कृत से सर बोरोड है। और दूसरी बात है, ऐसे भी माइकल मसूदन दत्त से लेकर के जितने भी अर्ली क्या कहते हैं आपके जो लिटरेचर है सर, वो तो संस्कृतिस्ट भी वैसे ही हैं। बंकिम से लेकर राजा राम मोहन राय से लेकर देरोजियो तक संस्कृत उतना नहीं जानते जितना अंग्रेजी जानते हैं। वो लोग सारी भाषाओं में संवाद करते हैं, वो है ना। और राजा राम मोहन राय को सर एक एग्जाम्पल लीजिए कि राजा राम मोहन राय की इच्छा हुई कि हम संस्कृत को संस्कृत के रूप में समझें, तो बनारस आ गए। उनकी इच्छा हुई कि हमको कुरान को अरबी में पढ़ना है, तो पटना आ गए। उनकी इच्छा हुई कि हम ये बाइबल को ओरिजिनल हिब्रू में पढ़ें, तो इंग्लैंड चले गए। तो सर ये जो लैंग्वेज जो है सर, लैंग्वेज का जो एक इंटर जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, इसको चॉम्स्की कहते हैं कि दुनिया की सारी भाषाओं में एक सूत्र है, उस सूत्र की तलाश करनी है। और खास करके यूरोपियन लैंग्वेज से तो सर हमारा जो लैंग्वेज जो फैमिली जिसको कहते हैं आर्यन लैंग्वेज है, उसका तो मेरा सीधा संबंध है। फादर, पैटर, रशियन, जर्मन, संस्कृत, सबों में एक कम्युनिकेशन है सर, सबों में भाषाई एक संवाद है। और ये बहुत ही आज के डेट में लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च के पार्ट के रूप में इमर्ज कर रहा है। और आज की डेट में भारत की जो सबसे टॉप इंटेलेक्चुअल अगर 10 गिना जाएगा, तो उसमें एक लिंग्विस्टिक्स की ही है। आप जानते हैं, बखूबी रूप से उनको जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं, जिन्होंने की क्या कहते हैं ऑफ द ग्रामेटोलॉजी का अनुवाद किया है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। आप जानते हैं अच्छी तरह से उनको। जी जी जी। तो हाँ, तो ये बिल्कुल सर ओपन है सर, इसमें कहीं पर भी कोई मतलब ये नहीं है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करना है, सारे विषयों से संवाद करके अपनी बात को कहना है। यही बेसिक क्रक्स है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर। थैंक यू, थैंक यू सर। आपका व्याख्यान सुनते ही रह रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा है कि ये सेशन समाप्त हो, लेकिन हम समय के अंतिम समय पे अरे नहीं, थैंक यू सीमा पे आ चुके हैं। और आपका सर नहीं, बिल्कुल थैंक यू। बहुत आयामी है और शायद एक रिसर्च स्कॉलर को बहुत सी चीजें इसमें मिल सकती हैं। अगर किसी का प्रश्न और भी हो तो एक बार पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल, वेलकम वेलकम। और सर वो एक आध मेरा जो भेजा था उसको शेयर कर दीजिएगा सर, एक लेख मेरा छपा था, उसको आप शेयर। सर नमस्कार, मैं हिमांशु पंत संस्कृत से हूँ। हाँ पंत जी। सर मैं देख रहा हूँ आपकी जो संस्कृत विषय से बहुत अधिक जानकारी आपके पास है, और कहा जाता है कि व्यासोचितम जगत सर्वम कहा जाता है कि समस्त भारतवर्ष के जो ग्रंथ हैं उसमें उसको व्यास का जूठन कहा जाता है। तो सर आपकी ज्ञान गंगा की सरता इस तरह बह रही है कि मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत विषय में मैं नया क्या कर सकता हूँ सर। आपको तो मुझे लगता है सारी जानकारी है कि क्या क्या विषयों, किन किन विषयों पर शोध हुआ होगा, या कौन से ऐसे नए रास्ते हम खोज सकते हैं जिससे कि मुझे भी ऐसा कुछ मिले कि जो कुछ नया करके आगे बढ़ूं मैं।
हाँ, मैं थोड़ा सा इशारा किया था उसमें, मैंने कहा था कि आपका एक संपूर्ण एक टोटल रिसर्च बन सकता है कि संस्कृत साहित्य और ग्रंथ के वैसे करीब हजारों ऐसे टेक्स्ट हैं जिनका उल्लेख तो है किंतु गायब है। वो मैं आपको अभी एक रेफरेंस दिया था कि कालिदास जैसा महाकवि अपनी रचना में 3 कवियों की चर्चा करता है। वो भास की चर्चा करता है, सौमिल्य की चर्चा करता है और कविपुत्र की चर्चा करता है। लेकिन एक भी पुस्तक हमको आप बताइए जो सौमिल्य की कविपुत्र की उपलब्ध हो। मैं समझता हूं कि द लॉस्ट जो इनहेरिटेंस है, जिसको कहते हैं कि मतलब एक पूरी जो परंपरा जो हुई है, एक बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है इस पर। अदेपन जी आप काम करें कि भारत की उन साहित्यिक परंपराओं पर आप जाएं जो परंपरा जो उपलब्ध थी, जो रचनाएं उपलब्ध थी, किंतु आज हमारे पास मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि कहीं उद्धृतांशों में, कहीं पर छोटी सी छेपक टिप्पणियों में आज हमारे पास उपलब्ध है। एक एग्जाम्पल देता हूं कि ऋग्वेद, पाणिनि कहता है कि ऋग्वेद के 5 ब्रांच हैं, बाद में केवल 2 उपलब्ध होता है, शाकल और बाष्कल, और आज के डेट में शाकल छोड़ के बाष्कल भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे आप ट्रेडिशन देखेंगे तो कम से कम अलवर्नी जो है सो बहुत बड़ा अरब हिस्टोरियन है, जिसने की किताब लिखी तहकीके हिंद, उसमें 2500 शब्द हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं। 2500